Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 19 अक्टूबर 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एडुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है ड्रेक पैसेज को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन से सी हैं या कोई कंट्री है या फिर कोई आइलैंड है, तो इन चीज़ों को अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2002 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। आपको मालूम होगा डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा है तो बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। और फंडामेंटल राइट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर बार यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन क्या था, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंदर जो राइट टू इक्वालिटी है वो 5 आर्टिकल्स के थ्रू ग्रांट किया गया है। वो 5 आर्टिकल्स कौन कौन से हैं एग्जैक्टली यहाँ पर ये पूछा गया। ऑप्शन ए आर्टिकल 16 से लेकर आर्टिकल 20, ऑप्शन बी आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, ऑप्शन डी आर्टिकल 13 से लेकर या फिर आर्टिकल 17। तो इसको अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो आप लोग, बहुत इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। और काफ़ी बार हमने यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रखा है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ रखा है। मैंने इसके बारे में बहुत सारे नोट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रखे हैं, चाहो तो आप लोग सर्च करके देख सकते हो। तो आंसर इसका तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में, बाय द वे इसका जो आंसर है मैं नीचे प्रोवाइड करवा चुका हूँ, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वहाँ पर भी आप लोग इसको देख सकते हो। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो आज के फ्रंट पेज पर छोटे छोटे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। एक दो आर्टिकल है जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, लेकिन यहाँ पर ये आर्टिकल्स आप देख पाओगे रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे अटैक्स के बारे में चर्चा हो रही है। अभी हम लोगों ने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर के वाले रीजन के अंदर हाल ही में बहुत सारे अटैक्स देखने को मिले, बहुत सारे सिविलियंस को मारा गया, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, बहुत सारी टेररिज्म एक्टिविटीज़ देखने को मिली है, उसी के रिगार्डिंग एक और छोटा सा अपडेट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि अभी हाल ही में जो भी अटैक हुए हैं वो सब एक नए टेरर आउटफिट के थ्रू किए गए हैं। मतलब एक नया टेरर आउटफिट, एक नया आतंकवादी आउटफिट देखने को मिला है। अब इस आउटफिट का नाम क्या है, तो एक वीडियो पब्लिश हो रही है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो ये वीडियोस पब्लिश हुई हैं, और उस टेरर आउटफिट का नाम बताया गया है PAFF। PAFF मतलब क्या है, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट करके यहाँ पर ये नाम है, और यही क्लेम कर रहे हैं और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि जो भी अटैक हुए हैं उसके पीछे ये वाली जो आउटफिट है, ये जो टेरर आउटफिट है, ये जिम्मेदार है, ठीक है। तो अभी हाल ही में हमने देखे बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे हमारे सोल्जर्स शहीद हुए इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के अंदर, बहुत सारे सिविलियंस को मारा गया है। तो ये सब के पीछे ये नया टेरर आउटफिट देखने को मिलेगा। ये एक छोटा सा आर्टिकल है, छोटा सा अपडेशन देखने को मिलेगा। आगे इसके बारे में कोई और डिटेल्ड रिपोर्ट आती है तो आगे हम डिस्कशन करेंगे, बट अभी आप लोग एक छोटा सा अपने आप को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग और भी कोई ऐसा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी नहीं। एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी वही चर्चा हो रही है। देखो यहाँ पर जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसको हम लोग NIA बोलते हैं, नाउ आप लोगों को मालूम ही होगा NIA के बारे में, क्योंकि NIA अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, प्लस हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब आप लोग पॉलिटी पढ़ोगे बाय लक्ष्मीकांत, वहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर मैं बात करूँ तो एक पूरा चैप्टर मिलेगा। तो मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया गया था NIA एक्ट के थ्रू, और वो एक्ट है 2008 का एक्ट है। और 2008 के बाद इस बॉडी को बनाया क्यों, क्योंकि 2008 में हमने देखा था एक बहुत बड़ा टेररिज्म अटैक हुआ था मुंबई में, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद इस बॉडी को बनाया गया, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज के टाइम पर यही काम करता है।
हमारे इंडिया की सोवरेनिटी सिक्योरिटी को लेकर काम करता है, प्लस इंडिया के अंदर जो टेररिज्म है उसको कॉम्बैट करने का काम करता है। और उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अलग अलग ब्रांचेस देखने को मिलते हैं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ के अंदर। आज के टाइम पर ज़रूरत भी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, क्योंकि टेररिज्म एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। इनका अपना स्पेशल कोर्ट होता है। तो ये आप लोग छोटी छोटी चीज़ें हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में जो ध्यान रख सकते हो। नाउ अभी यहाँ पर इसी ने क्या बताया है कि रिसेंट जो अटैक्स हुए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उससे यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें रिवील करी हैं। वो ये रिवील किया है कि आज के टाइम पर ये आतंकवादी अटैक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। उन डेवलपमेंट्स को देखते हुए यहाँ पर ये टेररिज्म, ये टेरर अटैक्स देखने को मिले, ऐसा यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन किया गया, आपको मालूम होगा अगस्त 2019 में एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया था, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। तो उसके बेसिस पर भी आप कह सकते हो उसके बाद हमने जो भी जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है उसको बाइफर्केट किया, डिवाइड किया यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर। देन उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि डेवलपमेंट्स के साथ साथ बहुत सारे लोग एलिजिबल हुए हैं जॉब्स के लिए, और भी बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स मिला है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ये बहुत सारे टेररिज्म अटैक, बहुत सारे आतंकवादी यहाँ पर हमले देखने को मिले हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट क्यों हो रहा है। ऐसा स्टेटमेंट दिया है हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा अपडेशन हो सकता है अगेन, लेकिन कुछ यहाँ पर खास ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा अपडेशन और है कि सीबीएसई ने अपनी एग्जाम डेट शीट इशू कर दी है। बहुत सारे लोग क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर वॉच करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप कह सकते हो अब की बार जो एग्जाम है वैसे भी 2 टर्म्स में होने वाले हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं। ये हमने पहले भी देखा था। अभी फिर से यहाँ पर जो एग्जाम डेट शीट वगैरह है वो इशू की है। तो उसके बारे में यहाँ पर जो डेट शीट होगी वो आपको सीबीएसई वेबसाइट पर मिल जाने वाली है। एक आर्टिकल ये है, इसका बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे। इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है, वहाँ पर हम लोग जानेंगे इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखो, इस साल की पहली डेथ हो गई है डेंगू की वजह से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर करने वाले हैं जो हमारे प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आर्टिकल ये भी है। यहाँ पे देखो बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं, लगभग यहाँ पर बोला गया 15 सोल्जर्स हैं, उनको ट्रेन किया गया। उनको ट्रेन करने के बाद उनको पोस्ट किया गया कहाँ पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, LAC। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एक ऐसा रीजन है जहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो मैं बात कर रहा हूँ LAC की। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना वाली साइड पर है ना, और एक है LOC। दोनों में डिफरेंस याद रखना। लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है, वो पाकिस्तान वाली साइड पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को ट्रेन किया गया। ट्रेन करने के बाद उनको यहाँ पर पोस्ट किया गया है, उसके बारे में आर्टिकल्स में पब्लिश किया। और ये पहला बैच था। अभी यहाँ पर दूसरे बैच की भी ट्रेनिंग होने वाली है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आई है अभी। और अभी जो पहला बैच है इसका कोर्स फिनिश हो चुका था मई महीने में। देन उसके बाद यहाँ पर इन लोगों को एक तरीके से पोस्ट कर दिया गया है अपनी जगह पर। इसके अंदर 15 सोल्जर्स थे, मैंने आपको बताया 15 पार्टिसिपेंट्स थे। मार्च से लेकर मई के महीने तक यहाँ पर ये ट्रेनिंग चली है। इस ट्रेनिंग के अंदर क्या किया गया होगा, तो इस ट्रेनिंग के अंदर जो भी ये 15 सोल्जर्स है, 15 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको समझाया है, इनको एक तरीके से अच्छे से सिखाया है, एक्सप्लेन किया है तिब्बत का ट्रेडिशंस के बारे में, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, प्लस उस रीजन के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है, इन सब की एक जानकारी दी है इन लोगों को। देन उसके बाद इनको ट्रेन किया है अच्छे से कि क्या क्या यहाँ पर इनका इतिहास रहा है, हिस्ट्री क्या रही है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो इन चीज़ों के बेसिस पर क्या किया गया, इनको ट्रेन करने के बाद इस LAC वाले रीजन में पोस्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो इनको तिब्बतोलॉजी के बारे में बताया, तिब्बत वाले रीजन के बारे में बताया, तिब्बतोलॉजी जिसको बोला जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बोला गया सेकंड कोर्स भी जल्दी ही आने वाला है इसका। अभी तो ये फर्स्ट कोर्स था जहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई और प्लस उनको पोस्ट किया गया। सेकंड कोर्स भी जल्दी ही लॉन्च होगा। यहाँ पर 2 महीने का लगभग यहाँ पर कोर्स होने वाला है, प्लस उसके बाद मतलब अगले महीने कोर्स लॉन्च हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अब की बार 2 कोर्स ये लॉन्च करेंगे जहाँ पर 15 से 20 पार्टिसिपेंट्स होंगे। उनको भी वापस से तिब्बतोलॉजी के बारे में सिखाया जाएगा, तिब्बत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ऑफिसर्स को यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा अच्छे से। देन उसके बाद उनको भी पोस्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे ट्रेंड पर्सनल होंगे जो कि हमारी हेल्प करेंगे और एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर काफ़ी हद तक हमारे देश को प्रोटेक्ट करने में मदद करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर आपको छोटा सा अपडेशन देखने को मिलेगा। अगेन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आपको अगले ही पेज पे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर चर्चा की गई है कि देखो लगातार हमने देखा पिछले कुछ दिनों के अंदर जो डेंगू के केसेस हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, है ना।
हमने कवर किया डेंगू के बारे में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कवर करी है। अब क्या हुआ, केसेस लगातार बढ़ते रहे। अब की बार क्या हुआ है, इस साल 2021 की पहली डेथ हो चुकी है और वो डेथ का कारण है डेंगू। अब आप कह सकते हो वो कहाँ पे हुई है, दिल्ली के अंदर वो डेथ देखने को मिली है। लगभग 243 केसेस तो लगभग पिछले हफ्ता ही देखने को मिले। पिछले सप्ताह 243 केसेस निकल कर आए हैं डेंगू के, और उसमें से अभी तक हमारे इस साल की एक पहली डेथ हो चुकी है। और वो डेथ यहाँ पर किस व्यक्ति को हुई है, उस व्यक्ति की जो उम्र है वो 35 ईयर है, ये आपको देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो आप कह सकते हो डेंगू मतलब अपने आप में एक खतरनाक कैटेगरी के अंदर अब की बार यहाँ पर बोला जाएगा, क्योंकि अब की बार ये डेंगू का एक हाईएस्ट सीजन देखने को मिला है। लगभग 2018 में कुछ इस प्रकार के इतनी तेजी से केसेस देखने को मिले थे, उसके बाद अब यहाँ पर देखने को मिले हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई कि इतने केसेस अब देखने को मिले थे, इतने केसेस अब देखने को मिले थे, इस हफ्ते में इतने केसेस निकले हैं। ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहीं भी नहीं पूछी जाएगी। अब यहाँ पर पूछने वाली चीज़ क्या है, वो है डेंगू। ठीक है, क्योंकि हर साल आप लोग यहाँ पर गौर करना, हर साल यहाँ पर जो भी प्रीलिम्स का एग्जाम है वहाँ पर डिजीज़ के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन आया ही आया है। तो डिजीज़ यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उनको कवर करते हुए चलना। डेंगू के बारे में अगर हम कवर करें तो डेंगू ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 प्लस जीएस पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज़ है, ठीक है, मच्छर से होने वाली बीमारी है। और यहाँ पर इसको जेनस फ्लेवीवायरस बोलते हैं। फ्लेवीवायरस मतलब कुछ लोगों के अंदर इसके कंसर्न देखने को मिलता है, मतलब कि कुछ लोगों के अंदर सिम्टम्स पाए जाते हैं, कुछ लोगों को पता भी चल जाता है हाँ यार मेरे अंदर लक्षण दिख रहे हैं, और कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेंगू है बेसिकली ट्रांसमिट होता है बहुत सारे मच्छरों से, और वो मच्छर कौन सी कैटेगरी के होते हैं या फिर उन मच्छर का क्या नाम होता है, ध्यान रखना उनका नाम होता है एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी मच्छर की वजह से ये डेंगू देखने को मिलता है। और ध्यान रखना डेंगू और मलेरिया दोनों अलग अलग मच्छर से होते हैं। जो डेंगू है वो एडिस एजिप्टी की वजह से होता है, मलेरिया के बारे में आपको मालूम होगा एनोफिलिस जो मॉस्किटो होता है उसकी वजह से होता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो मॉस्किटो है एडिस एजिप्टी, ये ट्रांसमिट करता है डेंगू के अलावा चिकनगुनिया को भी, येलो फीवर को भी, और जीका इन्फेक्शन को भी ट्रांसमिट करता हुआ नजर आता है। और भी यहाँ पे बोला गया लगभग आपको 4 अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलेंगी डेंगू के अंदर। वो 4 कैटेगरीज डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 आपको अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। लक्षण बहुत सारे हैं इसके, जैसे कि काफ़ी तेज़ी से बुखार आ जाना, या सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, प्लस बहुत सारे जो हमारी जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर दर्द होना, मसल पेन होना। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेंगू को डायग्नोस कैसे किया जाता है। डायग्नोस मतलब इसको पता कैसे लगाया जा सकता है कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर ये डेंगू की बीमारी है। तो यहाँ पर सबसे पहली बार डायग्नोसिस होता है एक ब्लड टेस्ट के तौर पर। किसी व्यक्ति का ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट के तौर पर जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा कि हाँ उसको डेंगू है या नहीं है, ये आप ध्यान रख सकते हो। प्लस उसके बाद बोला गया अभी कोई ऐसी प्रॉपर मेडिसिन नहीं है जो कहीं ना कहीं डेंगू इन्फेक्शन को ट्रीट करे, लेकिन फिर भी क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। प्लस अगर हम बात करें डेंगू का स्टेटस क्या है, तो ये आप देख पाओगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जो डेंगू है आज के टाइम पर एक डेंजरस बीमारी बन चुकी है, और लगभग 39 करोड़ जो डेंगू वायरस इन्फेक्शन है वो हर साल देखने को मिलते हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पर नंबर आपको ध्यान रखना है, जिसमें से 9.6 करोड़ लोगों को के अंदर यहाँ पर ये लक्षण पाए जाते हैं, बाकी लोगों के अंदर लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर साल ब साल लगातार डेंगू के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। साल 2018 के अंदर 1 लाख केसेस थे, साल 2019 के अंदर 1.5 लाख केसेस निकले हैं, फिर उसके बाद साल 2020 के अंदर 21 के अंदर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। ये स्टेटमेंट आया है किसके द्वारा, ये स्टेटमेंट दिया गया है NVBDCP के थ्रू, यानी कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम है ये मेन काम करता है इसी जो बीमारीज हैं इन बीमारियों को रोकने का काम ये करता है। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ अब मैं बात करता हूं यहां पर कि किस प्रकार से आज के टाइम पर चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है डेंगू को रोकने के लिए। तो यहाँ पर देखो एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा है। इंडोनेशिया ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है, और उस बैक्टीरिया का नाम है वोल्बाचिया बैक्टीरिया। आपसे क्वेश्चन बन सकता है वोल्बाचिया बैक्टीरिया से हम लोग डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा इंडोनेशिया ने स्टडी में पब्लिश किया। इसमें क्या होगा, हम लोग कुछ मच्छर लेंगे, उन मच्छर के अंदर ये वोल्बाचिया बैक्टीरिया को इंजेक्ट करेंगे, और वो मच्छर जाकर इस वोल्बाचिया बैक्टीरिया यानी कि वो मच्छर जाकर जो डेंगू वाले मच्छर हैं उनको ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख पाओगे ये है वोल्बाचिया का पूरा प्रोसीजर, ये यहाँ पे बताया गया है। देन उसके बाद बोला गया जो वोल्बाचिया इन्फेक्टेड मॉस्किटो होंगे उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, और वो यहाँ पर जो भी एक तरीके से डेंगू वाले मच्छर है उनको ख़त्म कर देंगे। नाउ अगर हम बात करें डेंगू वैक्सीन की, तो कोई हमारे पास वैक्सीन है, बिल्कुल एक वैक्सीन है जिसका नाम आप ध्यान रखना, डेंगू वैक्सीन का नाम है CYD
TDV, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम हो गया। इसको हम लोग डेंगू वैक्सिया भी बोल रहे हैं। इसको अप्रूव किया गया है यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। साल 2019 में इसको अप्रूव कर दिया गया था और ये पहली जो डेंगू वैक्सीन है जिसको यहाँ पर अप्रूवल मिला है यूएस के थ्रू। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर, जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो डिजीज़ का सेक्शन अलग लेकर चलना। वहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिजीजेस आती हैं उसको कवर करते हुए चलना, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, देख पाओगे। यहाँ पर स्टडी में पब्लिश किया गया एक सर्वे हुआ है और सर्वे ने बताया मुंबई के अंदर लगभग 40% तक जो ग्रीन कवर है यानी हरियाली है वो खत्म हुई है। और ये जो हरियाली है कौन से साल से कौन से साल के बीच में खत्म हुई है, तो लगभग 1991 से लेकर 2018 के बीच में यहाँ पर 40% तक ग्रीन कवर लॉस्ट हो चुका है, ऐसा यहाँ पे बोला है। और ऑब्वियसली अगर हरियाली खत्म होगी तो गर्मी बढ़ेगी, है ना, ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है। तो मुंबई ने लॉस्ट किया है लगभग 81%, तो इनका जो ओपन लैंड है वो भी खत्म हुआ है। 40% ग्रीन कवर फॉरेस्ट खत्म हुआ है। 30% इनकी जो वाटर बॉडीज हैं, लेक है, पॉन्ड है, वो भी यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आया है। इसके पीछे का रीजन, एकमात्र रीजन है डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट बहुत तेजी से किया गया है, उसकी वजह से ये सारी चीजें लॉस्ट होती हुई नजर आई हैं, ऐसा यहाँ पर इस सर्वे के अंदर बताया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे ये चीज़ें बर्बाद हुई हैं, हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। मुंबई के अंदर जो टेम्परेचर है वो लगभग आप देख पाओगे 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हुआ है पिछले 27 सालों के अंदर, वो यहाँ पर बताया गया। देन उसके बाद जो रिसर्चर्स है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने सर्वे किया है। आप देख पाओगे जैसे कि यहाँ पे फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस हो गए, जामिया मिलिया इस्लामिया के हो गए, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के हो गए। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी से यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इन्होंने ये काम किया। और कैसे यहाँ पर रिसर्च करी है, सबसे दूसरा क्वेश्चन आता है रिसर्च कैसे करी, मतलब कैसे पता चला इतना लंबा डेटा, चौड़ा, इतना अच्छे से डेटा को एनालाइज कैसे किया गया, इस पर्टिकुलर एरिया को कैसे एनालाइज किया गया। तो देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा यहाँ पर नासा ने काम कर रखा है या यूएस ने काम कर रखा है आप कह सकते हो, क्योंकि जो नासा है, नासा यूएस का ही स्पेस एजेंसी है और नासा ने बहुत पहले लैंडसेट छोड़ रखा है। मतलब एक लैंडसेट है, हमारे पास सैटेलाइट है, ऊपर अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट है और वो जो सैटेलाइट है वो क्या करती है, वो एक तरीके से पृथ्वी के ऊपर से, मतलब पृथ्वी का पूरा डेटा क्या करती है, भेजती रहती है नासा को। पूरा डेटा, कंप्लीट डेटा नासा को भेजती रहती है। मतलब को हर कुछ टाइम बाद नासा के पास पूरे का पूरा जो पृथ्वी है उसका डेटा आता रहता है। लेकिन नासा क्या करता है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उठ सकते हैं कि हाँ भाई नासा कहीं ना कहीं या फिर ये काफ़ी खतरनाक चीज़ हो जाएगी कि लोगों की प्राइवेसी ओपन रहेगी। तो ऐसा नहीं है, नासा ने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जितना भी डेटा हमारे पास आएगा वो सब हम अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देंगे। तो डेफिनेटली यही हुआ है, नासा ने सारा डेटा पब्लिश कर दिया था, कहाँ पर, वेबसाइट पर। तो नासा ने जो नासा का लैंडसेट डेटा सेट है बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, उसी डेटा का इस्तेमाल किया गया और उसी डेटा का इस्तेमाल करते हुए मुंबई के रीजन को लगभग 603 स्क्वायर किलोमीटर को अच्छे से एनालाइज किया गया और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर इसका एनालिसिस किया गया। देन उसके बाद यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ का वेजिटेशन, यहाँ की जो हरियाली है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है 1991 से लेकर 2018 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर हरियाली खत्म होगी तो इससे क्या होगा, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो और ज़्यादा बदतर होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरीके से गर्मी और बढ़ी है, प्लस गर्मी बढ़ेगी और उसके बाद यहाँ पर हेल्थ रिस्क काफ़ी हद तक देखने को मिलते हैं। प्लस जो भी यहाँ पर शहर में रहने वाले लोग हैं वो बहुत सारी सीरियस हेल्थ कंसर्न से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो, एज एग्जाम्पल इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया और इजराइल के रिलेशंस के बारे में चर्चा हो रही है लंबे समय से। देखो इनके रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे ये क्यों है चर्चा में, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने बातचीत करी है, एक मीटिंग करी है, किसके साथ, जो इजराइल के काउंटर पार्ट हैं यार लैपिड, इनके साथ यहाँ पर बातचीत करी और बातचीत करने के बाद बहुत सारे स्टेटमेंट्स निकल कर आए, बहुत सारे डिस्कशन निकल कर आया है। वो क्या क्या है आगे हम बात करेंगे। तो इंडिया और इजराइल ने मिलकर एग्री कर लिया है कि लंबे समय से जो निगोसिएशन है इन दोनों कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, मतलब सिर्फ और सिर्फ चर्चा चल रही थी कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है बाय द वे, जैसे कि इंडिया और इजराइल के बीच में हो रहा है, तो ये दोनों अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हुए जो कंट्रीज ड्यूटीज या चार्जेस लगाती हैं वो ड्यूटीज चार्जेस नहीं लगाएंगी। इससे क्या होगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट किया जाएगा,
प्रोडक्ट भी कंट्री में सस्ता मिलेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो निगोसिएशन बातचीत बहुत लंबे समय से चल रही थी, नाउ अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर काम किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर डिस्कशन किया गया इंडिया और इजराइल के बीच में। देन उसके बाद दोनों ने मिलकर ज्वाइन किया है वर्चुअल क्वाड्रिलेटरल मीटिंग को, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल मीटिंग को ज्वाइन किया जहां पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन है, प्लस यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला हैं। देन उसके बाद इंडिया हो गया, यहाँ पर इंडिया के साथ साथ यहाँ पर इजराइल हो गया। अब एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी होगी, वो क्या है कि आप कह रहे होंगे एक मिनट रुको, ये कौन सी क्वाड आ गया, अभी तो हमें एक क्वाड के बारे में मालूम है। देखो बिल्कुल एक क्वाड के बारे में आपको मालूम होगा, काफ़ी बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। देखो क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड का मतलब होता है एक शेप जिसकी 4 साइड हो, 4 साइड वाला ये शेप होता है। क्वाड के अंदर अभी तक आपको मालूम होगा 4 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंडिया, ठीक है, और कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। लेकिन उसके अलावा एक नए क्वाड के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, और वो नया क्वाड कौन सा है? उस नए क्वाड के अंदर होगा अगेन भारत होगा, अगेन यूएस होगा, लेकिन उसके बाद 2 अलग कंट्रीज होंगी। ऑस्ट्रेलिया जापान की बजाय होगा एक इजराइल, और इजराइल के साथ साथ होगा यूएई। इन चारों कंट्रीज के क्वाड ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया है। तो चारों ने मिलकर ज्वाइन किया वर्चुअल क्वाड्रिलेटरल मीटिंग को, जहां पर आराम से डिस्कशन हुआ। साथ ही साथ ये जो क्वाड्रिलेटरल मीटिंग है, यहां पर बताया गया जो अब्राहम एक अकॉर्ड था, आपको मालूम होगा अब्राहम अकॉर्ड क्या है कि मतलब जो इजराइल है, देखो इजराइल ना काफ़ी हद तक कब्जा करके इजराइल बसा हुआ है, तो इसके ऊपर मतलब इसको इजराइल को बहुत सारी कंट्रीज़ रिकग्नाइज़ करती हैं एज अ कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज़ इसको एज अ कंट्री रिकग्नाइज़ नहीं करती हैं। तो अब्राहम अकॉर्ड के अंदर यूएई ने अपने जो रिलेशन है वो इजराइल के साथ काफ़ी अच्छे करे थे। पिछले साल की बात है, हमने डिस्कशन किया था कि यूएई और इजराइल के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हुए, वो इसी अब्राहम अकॉर्ड के अंडर में हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला इंडिया ने भी इसको वेलकम किया है, और इंडिया भी यहाँ पर अपने क्लोज रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है, किसके साथ? इजराइल के साथ, प्लस और भी बहुत सारी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर डेवलप कर रहा है, ये यहाँ पे बोला गया है। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन और भी दे देता हूँ, जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आप लोग ये वाली इमेज देखोगे, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं। तो इजराइल और यूएई के बारे में डिस्कशन किया गया। इस अब्राहम अकॉर्ड के अंडर क्या किया गया? यूएई ने अपने रिलेशंस इजराइल के साथ काफ़ी बेहतरीन करे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैप के अंदर ये यूएई है छोटा सा, और उसके बाद यहाँ पर ये आपको इजराइल देखने को मिलेगा छोटा सा, है ना, इधर की साइड जो देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या किया गया, ये आपको इकलौती 3 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी? एक हो गया इजिप्ट, एक हो गया यूएई, और तीसरी होगी जॉर्डन। इन तीनों कंट्रीज़ ने मिलकर अभी तक इजराइल को रिकग्नाइज़ किया है कि एज आ यहाँ पर कंट्री इजराइल माना जाता है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ इजराइल को नहीं मानती हैं, नहीं रिकग्नाइज़ करती हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है। इजिप्ट ने यहाँ पर इजराइल के साथ डील साइन करी थी 1979 में, जॉर्डन ने साइन करी थी 1994 में, और यूएई ने पिछले साल यहाँ पर अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया है, डिप्लोमेटिक टाइज को लेकर एग्रीमेंट किया है इजराइल के साथ, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर हम लोग अब्राहम अकॉर्ड बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो बोला गया कि देखो जो ये अब्राहम अकॉर्ड है, इसका भी अपना एक महत्व है, और यूएई ने यहाँ पर अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया है, प्लस इंडिया भी यहाँ पर आने वाले टाइम पर और भी अपने रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने वाला है इजराइल के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर थे, ये जैसे ही पहुँचे वहाँ पर जो इजराइल के काउंटर पार्ट थे लेपर्ड, इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके बताया, ट्वीट करके ये बोला कि देखो इंडिया और इजराइल ने मिलकर कोविड-19 पैंडमिक को लेकर काफ़ी सारी डील करी थी, एक दूसरे की हेल्प करी थी। ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट इस जो रिलेशंस के अंदर एक पॉइंट है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोनों के बीच में बातचीत जब चल रही थी, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने काफ़ी सारे बातें बोली हैं, जैसे कि इंडिया इजराइल का जो रिलेशनशिप है वो लगभग एंटर कर चुका है 30वें साल के अंदर, 30th साल आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले मतलब कि जैसे जैसे यहाँ पर ये एंटर करेगा 30th ईयर के अंदर, साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया कि और हम लोग अपने नए नए फेज़ के अंदर आते रहेंगे, हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होते रहेंगे। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस और ज़्यादा बेहतर होंगे। प्लस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर शुरू होगा, जैसे मैंने आपको बताया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे दोनों कंट्रीज़, लेकिन ये अभी से शुरू नहीं होगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू होगा नवंबर लगभग आप कह सकते हो 2022 के अंदर आपको ये शुरुआत इसकी देखने को मिलेगी, तब जाकर दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये ट्रेड चलने वाला है। और इसके साथ साथ बोला गया, देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर पिछले 14 साल से डिस्कशन चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी कोई भी जो ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करी गई थी ना, अब यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिस्कशन हुआ है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर ली हैं कि क्या क्या एग्रीमेंट होने वाला है। उसके बाद हमारे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो ये है
कि मिस्टर जयशंकर ने और भी एक चीज़ बोली है। देखो यहाँ पर एक तरीके से वो ये देखने को मिला कि इज़राइल ने अनाउंस कर दिया कि इज़राइल ज्वाइन करेगा किस चीज़ को, एक बॉडी को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, जिसने इंडिया जिस बॉडी को, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। तो आईएसए को भी इजराइल ज्वाइन करेगा, ये भी अनाउंसमेंट हो चुका है इसके अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ दूसरा क्वेश्चन इसी आर्टिकल के अंदर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है इसके बारे में हमें बता दो, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टॉपिक्स आप इसको रिलेट कर सकते हो, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत का एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कब लॉन्च किया गया था? देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर साथ ही साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट दोनों ने मिलकर 30 नवंबर 2015 में इसको लॉन्च किया था पेरिस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हो लगभग 121 सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर पार्ट बनती हुई नजर आई थी। और यहाँ पर मेन फोकस क्या है कि जो सोलर एनर्जी है उसका हम लोग बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। ऑब्जेक्टिव यही है कि आज के टाइम पर जो बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस हैं उनको टैकल किया जा सके रिगार्डिंग द सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो और इससे हम लोग एक तरीके से अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाएँ। उसके बाद आज के टाइम पर मेंबर्स 87 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। इसको एक बार वापस से आप लोग रिव्यू कर सकते हो, कितनी कंट्रीज़ हैं मुझे यहाँ पर जनरली मालूम नहीं है, अभी आप लोग एक बार सर्च कर लेना कितनी टोटल कंट्रीज़ हैं आईएसए के अंदर। 87 कंट्रीज़, वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 87 कंट्रीज़ ने इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसमें से 67 ने अपना इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी डिपॉजिट वगैरह सब कुछ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो निकारागुआ एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ये 87th कंट्री थी जिसने लेटेस्टली ज्वाइन किया है। और भी कोई लेटेस्ट हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अगर है तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर लेना, ठीक है, या इन्फॉर्म कर देना इसके बारे में, एक बार रिव्यू कर लेना। अदरवाइज वीडियो खत्म होता है तो उसके बाद मैं रिव्यू करके कॉमेंट में इसके बारे में डालकर पिन कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग आप कह सकते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर के लिए बहुत सारा जो प्लॉट है वो अलॉट कर रखा है गुरुग्राम के अंदर। तो इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम के अंदर देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में ध्यान रखना है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक अगला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, नेवी को अपना इंटीग्रेटेड रोड मैप मिल गया है, ऐसा हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने मंडे में बताया। इन्होंने लॉन्च कर दिया है इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप। यहाँ पर ये जो रोड मैप है ये आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल की सारी आउटलाइंस वगैरह बताएगा, कहाँ कहाँ पर आप लोग यहाँ पर अपने व्हीकल्स को रन कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे बोला भारत का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो अपने आप में एक यूनिक लोकेशन है। हम लोग यहाँ पर 3 तरफ से ओशन से सराउंड करते हैं और इस वजह से यहाँ पर एक अच्छे से मैप की भी ज़रूरत आपको देखने को मिलेगी। अगेन यहाँ पर कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है जिनको आपको स्किप करना है, यहाँ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। सबसे पहला आर्टिकल आपको यहाँ पर मैं ये वाला कवर करवाता हूँ, देन उसके बाद आगे हम लोग उसको कवर करेंगे। ये आर्टिकल बात करता है जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या दिया कि देखो 2016 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी से बोला गया था आप भारत के कल्चर को स्टडी करो, भारत के लगभग जो 12,000 सालों का कल्चर है उसको स्टडी करो और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट करना। लेकिन यहां पर बोला गया अभी तक वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करी गई है। ये जो कमेटी बनाई गई थी साल 2016 में कि यहां पर स्टडी करेंगे भारत कैसे इवॉल्व हुआ है, भारत का जो कल्चर है बेसिकली वो कैसे इवॉल्व हुआ है लगभग 12,000 साल पहले, ठीक है। लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं करी गई है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास, और ऐसा ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है, इसके रिगार्डिंग एक राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई जारी कर दी थी। पूछा गया कि आप लोग एक रिपोर्ट पब्लिश कर रहे थे, क्या हुआ? वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई। तो यहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है नहीं, अभी वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई है, अभी वो रिपोर्ट नहीं आई है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने आप में एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा जो कि मेन काम करता है रिसर्चेस करने के लिए, खोज करने के लिए। आपको मालूम होगा आर्कोलॉजिकल सर्वे का ही बहुत सारी एक्सकेवेशन की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो पुराने ज़माने की मिलती हैं हम लोगों को, खुदाई करके या खोज करी जाती है, वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करता है। नाउ यहाँ पर आर्कोलॉजिकल रिसर्च करने का काम है, साइंटिफिक एनालिसिस करने का काम है, प्लस बहुत सारी जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं वहाँ पर खुदाई करके नई नई चीज़ें निकालने का काम है। और यहाँ पर जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ध्यान रखना है ये एक तरीके से अटैच्ड ऑफिस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आपको देखने को मिलेगा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 1861 में, और किसके थ्रू फाइंड किया गया था? तो सबसे लास्ट में आप देख पा रहे होंगे अलेक्जेंडर कनिंघम के थ्रू यहाँ पर इसको फाउंड किया गया था, जो कि यहाँ पर पहले डायरेक्टर जनरली बन चुके थे एएसआई के।
आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, यहाँ पर ये वाला आर्टिकल, कुशीनगर कनेक्ट टू श्रीलंका। अब यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही थी कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में। नाउ फाइनली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो कुशीनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसकी ओपनिंग होगी यहाँ पर अक्टूबर 20 को, मतलब 20 अक्टूबर को, और श्रीलंका के साथ कनेक्टिविटी को सबसे पहली बार यहाँ पर देखा गया है। ओके, तो ये आप देख पाओगे, और ये कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं नमल राजपक्सा श्रीलंका के अंदर, उसके बाद ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं ये एक तरीके से नेफ्यू हैं गोतबाया राजपक्सा के, और गोतबाया राजपक्सा आज के टाइम पर श्रीलंका के प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब श्रीलंका के से बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, और श्रीलंका से उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों आएंगे, वो इसी कुशीनगर एयरपोर्ट पर यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। कुशीनगर एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बोला गया है ये कहीं ना कहीं लिंक करता है हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क से, तो बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर 20 अक्टूबर में आने वाले हैं। अब यहाँ पर जो ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि एक तरीके से काफ़ी बेहतरीन कनेक्टिविटी देने वाला है बहुत सारे टूरिस्ट को। श्रीलंका से टूरिस्ट आ सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि एक ऑब्वियसली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो दुनिया भर से लोग यहाँ पर आएंगे। तो श्रीलंका से भी जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ से टूरिस्ट लोग आते हुए नजर आने वाले हैं हम लोग को आने वाले टाइम पर। कुशीनगर बेसिकली एक सेंटर है बुद्धिस्ट सर्किट का, यहाँ पर आपको बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, और एक तरीके से यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पर एक तरीके से पिलग्रिमेज साइट है। ठीक है, पिलग्रिमेज साइट है ये आपको देखने को मिलेगा, और आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला गया कि ऐसे ही बुद्धिस्ट का जो पिलग्रिमेज साइट है वो आपको लुम्बिनी, सारनाथ, गया में भी देखने को मिलेगा। लुम्बिनी के बारे में आपको मालूम होगा, लुम्बिनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऐसा बताया जाता है। लुम्बिनी मैं घूम के भी आया हूँ, मैं वो उस प्लेस को देख कर भी आया हूँ। नेपाल के अंदर लुम्बिनी आज के टाइम पर स्थित है। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा उनका मंदिर बना हुआ है, मैंने देखा है, काफ़ी टाइम पहले गया था लगभग 6-7 साल हो गए उससे, मतलब उस टाइम पर जब छोटा था तभी यहाँ पर गया था, तब मैंने यहाँ पर इस मंदिर को विजिट किया था। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अब आप देख पाओगे क्या क्या बोला गया। जो एक तरीके से गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने अपना लास्ट सरमन, अपनी लास्ट जो टीचिंग्स है वो यहाँ पर दी थी, जिसमें बताया था कि हम लोग मोक्ष के रास्ते को कैसे यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अटेन किया जा सकता है साल्वेशन को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या बताया गया, जैसे मैंने आपको बताया बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बुद्धिस्ट सर्किट वाला एरिया देखने को मिलेगा, जैसे एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट होता है उसी प्रकार से एरिया देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग आते हुए भी नजर आने वाले हैं इसी कुशीनगर एयरपोर्ट के ऊपर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी ओकेजन को मार्क करते हुए श्रीलंका भारत को कुछ फोटोग्राफ्स भी देगा, श्रीलंका के बहुत सारे लोग आएंगे तो फोटोग्राफ्स भी लेकर आने वाले हैं। 2 मुराल पेंटिंग देंगे, और लगभग 2 मुराल पेंटिंग में एक तरीके से ये जो पेंटिंग्स हैं ये श्रीलंका के आर्टिस्ट ने खुद ने बनाई है। ये आपको कुछ इस प्रकार की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जो कि ऊपर नज़र आ रही हैं। एक मुराल पेंटिंग डिपेक्ट करती है अरहत भिक्खु को, और दूसरी मुराल पेंटिंग डिपेक्ट करती है थेरी भिकुनी को। तो यहाँ पर यह बताया गया है, इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बोला गया आज के टाइम पर श्रीलंका के अंदर जो राजपक्सा की सरकार है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ठीक है, एलटीटी को यहाँ पर एक तरीके से डिफीट किया, काफ़ी कुछ सही किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कंसर्न देखने को मिलता है श्रीलंका को लेकर, और जिसकी वजह से श्रीलंका और भारत के रिलेशन खराब है। वो कंसर्न क्या है, वो कंसर्न है चाइना का इन्फ्लुएंस। आज के टाइम पर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो श्रीलंका के अंदर लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको मालूम होगा चाइना ने एग्जैक्टली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत सारा पैसा श्रीलंका को प्रोवाइड करवा रखा है, बहुत सारा लोन दे रखा है। इनफैक्ट वो लोन यहाँ पर श्रीलंका आज के टाइम पर चुका भी नहीं पा रहा है, और लोन ना चुकाने की वजह से श्रीलंका एक अपना जो पोर्ट है वो दे भी चुका है, किसको, ये श्रीलंका को दे चुका है। ठीक है, वो सॉरी चाइना को दे चुका है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इसकी वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस के अंदर भी दरार इसी कारण की वजह से आई हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर और कुछ तो ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट, यहाँ पर जो भी था वो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका है, क्लियर हो चुका है आर्टिकल कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में, ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक आर्टिकल चर्चा में है, हो सकता है कि यहाँ पर आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया जाए, बहुत सारा डिस्कशन हो। ठीक है, जो एक्टर युविका है, यहाँ पे बोला गया इसको अरेस्ट किया गया SC और ST एक्ट के अंडर में। क्यों? क्योंकि SC ST जो कास्ट वाले लोग हैं उनके अगेंस्ट में कुछ बोल दिया होगा। अभी मालूम होगा आपको युवराज सिंह का भी एक ऐसी प्रकार का केस चल रहा है बिल्कुल, कि यहाँ पर युजवेंद्र चहल के रिगार्डिंग कुछ बोल दिया था,
जिसके खिलाफ यहाँ पे अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद बेल मिल गई युवराज सिंह को, और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो एक्टर ये यूवी का है, उसको भी यहाँ पर ये बेल मिल चुकी है। अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर इसके बारे में कुछ तो आर्टिकल में बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी जो केस रजिस्टर किया गया है इस एक्टर के खिलाफ, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। केस सेक्शन 3 ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के अंडर में यहाँ पर क्या किया गया, ये केस रजिस्टर किया गया है। तो इस एक्ट के बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये एक्ट मुझे ध्यान तो था यार, मैं इसके बारे में पढ़ाना है, लेकिन मैंने एंड वक्त तक इसको हाईलाइट करना भूल गया। काफ़ी लंबे समय से यार टाइम लग जाता है काफ़ी हद तक, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसके बारे में कवर कर लेंगे आगे, डोंट वरी। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल है, कल मैंने डिस्कस किया था डिटेल में कि चाइना ने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर लिया। मैंने आपसे कल क्या बताया था, मैंने आपसे कल ये बताया था कि आर्टिकल, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो कल देख लेना, मतलब कल वाला वीडियो देख लेना। मैंने कल आपसे क्या कहा था कि ये जो चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है, इसको लेकर एक आर्टिकल था, और उस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा था कि ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ये वाली रिपोर्ट कह रही है, और फिर वो रिपोर्ट कहती है ऐसा हम भी नहीं कह रहे, ऐसा ये वाला न्यूज़पेपर कह रहा है, और वो न्यूज़पेपर कहता है ऐसा हम भी नहीं कह रहे, ऐसा ये वाली रिपोर्ट कहती है। मतलब सब एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे थे कि चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर लिया है। नाउ फाइनली अब चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि चाइना ने मना कर दिया कि हमने कोई हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग करी ही नहीं है। कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था इसके बारे में, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इतना ही हम कवर करेंगे। चाइना ने इसको डिनाई कर दिया है। चाइना ने बोला ये कोई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट नहीं था, ये कोई न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट नहीं था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये एक रूटीन टेस्ट था हमारा, जो भी स्पेस व्हीकल को लेकर रूटीनली टेस्ट होता रहता है रेगुलरली, वो इसी प्रकार का टेस्ट था, और यहाँ पर लोगों ने इसको हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट बता दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई, ठीक है। फाइनेंशियल टाइम्स ने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी थी, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इन्फॉर्मेशन दी थी, सब ने एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर ब्लेम किया, लेकिन यहाँ पर फाइनली कुछ और ही चीज़ देखने को मिल रही है। फिलहाल कुछ भी हो सकता है, देखो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो चाइना के एग्जैक्टली फॉरेन मिनिस्टर हैं जाओ लिजांग, इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को डिनाई किया, इसको मना किया है कि इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट नहीं किया। ओके, नाउ सेम वर्ल्ड पेज पर ही एक और आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे वायलेंस, बहुत सारी हिंसा देखने को मिल रही है, खासकर जो माइनॉरिटी हिंदूज़ हैं उनके ऊपर, ठीक है। हिंदूज़ बहुत ज़्यादा कम है बांग्लादेश के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पे माइनॉरिटी बोला गया है। तो अटैक्स हुए उनके ऊपर, मंदिर को तोड़ा गया है, प्लस अभी जो दुर्गा पूजा थी वहाँ पर पंडाल के ऊपर अटैक किया गया, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, वो यहाँ पर बोल रहा है कि बांग्लादेश को इस वायलेंस को ख़त्म करना पड़ेगा, इस वायलेंस को रोकना पड़ेगा। हालांकि जो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने इसके रिगार्डिंग स्टेप लिया है। इन्होंने बोला है कि हम लोग इसको इंश्योर करेंगे और प्रॉपरली इंक्वायरी करेंगे किस किसने यहाँ पर ये काम किया, किसने ये अटैक किया है, और सबके खिलाफ यहाँ पर स्टेप्स उठाए जाएंगे, ऐसा उनकी प्राइम मिनिस्टर बोल रही हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर बोला गया, अभी हाल ही में जो बांग्लादेश का जो कोमिला वाला एरिया है वहाँ पर ये अटैक्स देखने को मिले, जो पंडाल से वहाँ पे अटैक करे गए, मॉब अटैक देखने को मिला, मॉब अटैक के साथ साथ टेम्पल्स को तोड़ा गया। प्लस यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा, अभी मैंने आपके साथ पहले भी रिपोर्ट्स में बताया था कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हैं, हिंदू लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर आज के टाइम पर हिंदू माइनॉरिटीज़ की कैटेगरी के अंडर में आ चुके हैं, और आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं हिंदूज़। और कुछ टाइम बाद यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के अंदर लोग हैं वो बिल्कुल ही वहाँ से हिंदूज़ को हटा देंगे। तो ये ऐसी भी रिपोर्ट्स यहाँ पे पब्लिश की जा रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए यूनाइटेड नेशन स्टेप उठा रहा है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि देखो बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे पेज नंबर 14 के ऊपर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल, छोटी सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रिडिक्शंस आती रहती हैं, वो हमें कवर नहीं करना है जब तक कोई अच्छी सी टर्म या फिर कोई एक यूनिक टर्म या फिर कोई एक यूनिक इन्फॉर्मेशन जो आपके पास नहीं हो, जो आपके पास ना पता हो, तो वही चीज़ कवर करनी है। यहाँ पे आप देख पाओगे फिर से क्या बोला गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी बड़ी है। कोरोना के बाद हम लोग को पिछले सप्ताह देखने को मिला, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हुई नजर आई, इकोनॉमिक ग्रो होती हुई नजर आई। इकोनॉमिक ग्रो होती है, फिर उसके बाद नीचे डाउन हो जाती है, फिर अप डाउन ये देखने को मिलती रहती है। तो इसको आप लोग यहाँ पर एक तरीके से इन आर्टिकल्स को स्किप भी कर सकते हो, ये आपके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंस रखते नहीं हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन में आएंगे। स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं यार, देखो स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको कवर करना है कोई बड़ा आर्टिकल जिस प्रकार से आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन फिर भी शेयर करना चाहूँगा। वो यह है, श्रीलंका के पहले टेस्ट कैप्टन है,
पहले, ठीक है ध्यान रखना, श्रीलंका के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन है जिनकी अभी डेथ हो गई है, ठीक है। और नाम था इनका, पूरा नाम यहाँ पर आप देख पाओगे, बंदुला वर्नापुरा। ये आपसे वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब डेथ के पीछे का रीज़न क्या है, तो डायबिटीज़ के रिगार्डिंग कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, डायबिटीज़ वाली सिचुएशन थी, उसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। साल कितने साल के थे, 68 ईयर्स के थे। इन्होंने यहाँ पर पहला टेस्ट यहाँ पर श्रीलंका में खेला था, अगेंस्ट किसका था, इंग्लैंड के अगेंस्ट में यह पहला टेस्ट था। तो उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके बारे में ध्यान रखना। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज का जो पहला एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के बारे में, कि यहाँ पर जो AQ खान है इनके बारे में डिस्कशन होगा। आज का आपने थंबनेल देखा होगा, वहाँ पर हम लोगों ने इसी चीज़ को रिगार्डिंग थंबनेल बनाया है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट्स की फॉर्म में डिस्कशन करता हूँ मैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो, प्लस आप यहाँ पर जो पढ़ लो, ठीक है, एक बार एनालिसिस देख लो, तो उसके बाद आपका टाइम वेस्ट ना हो, सारे नोट्स आपको यहाँ पर देने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आर्टिकल आपको एडिटोरियल पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर चर्चा की गई है, मैं आपको समझाऊंगा। इंडिया को एक कास्ट सिस्टम की ज़रूरत है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, मतलब कास्ट काउंट की ज़रूरत है किसके अंदर, जो हमारा सेंसस होता है उसमें। उसके बाद यहाँ पर लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग के बारे में चर्चा हो रही है, तो एक एक करके आर्टिकल को देखने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर के बारे में। प्रोलिफरेटर मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी जिसको फैलाई गई है, मतलब दुनिया भर में जो न्यूक्लियर एनर्जी तेजी से फैलाई गई, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स का जो तरीका है, कैसे बनता है, उस चीज़ को जो फैलाया गया, उसके पीछे जो जिम्मेदार इंसान है वो ये है AQ खान। AQ खान नाम पूरा क्या है, अब्दुल कादिर खान, पाकिस्तान से बिलोंग करने वाला ये व्यक्ति है, और इसी ने यही आज के टाइम पर जिम्मेदार है जिसकी वजह से ईरान के पास आज के टाइम पर न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। अगर ये इंसान ना होता तो ईरान कह रहा हूँ, पाकिस्तान के पास ये न्यूक्लियर वेपन ना होता। हालांकि हाँ, ये न्यूक्लियर वेपन इसके पास जैसे आया, इसने ईरान को भी दिया, नॉर्थ कोरिया को भी दिया। दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वेपन्स फैले हैं वो इसी इंसान की वजह से फैले हैं। अब क्या हुआ है, फाइनली इस इंसान की डेथ हो चुकी है, तो उसके बारे में यहाँ पर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई है, तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान या फिर AQ खान के बारे में आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। नाउ अब यहां पर हम लोग एक प्रॉपर टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे, जो जो आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है, ऑथर ने मेंशन किया है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा आर्टिकल, GS पेपर 2 GS पेपर 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दोनों मेंशन्ड है। न्यूज़ में क्यों था है, क्योंकि सबसे पहली बात आपको देखना होगा न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जो पाकिस्तान के हैं, इनकी हो चुकी है डेथ, और इसकी वजह से ये चर्चा में निकल कर आए हैं। बोला जाता है पाकिस्तान के पास आज के टाइम पर जो न्यूक्लियर वेपन है, या फिर पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस इंसान ने बनाया है, और इसी वजह से इसको बोला जाता है फादर ऑफ कंट्रीज एटम बॉम्ब। मतलब पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान का जो एटम बॉम्ब है एक तरीके से उसका फादर यहाँ पर इसको बोला गया, न्यूक्लियर हीरो बोला गया है। प्लस उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो इस चीज़ का क्रिटिसिज्म करती हैं, वो इस चीज़ की निंदा करती हैं। यहाँ पर कहती है कि ये इंसान, ये एक प्रोलिफरेटर है, इसने सबसे ज़्यादा खतरनाक काम ये किया, इस न्यूक्लियर वेपन की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ शेयर करी है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, इसने जो न्यूक्लियर वेपन की इंफॉर्मेशन थी वो चुराई थी। वो कहाँ से चुराई थी आगे मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे की पॉइंट्स में अगर हम डिस्कशन करें तो डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के बारे में आपको जानने को मिलेगा। 1975 में जो अब्दुल कादिर खान है, ठीक है, यहाँ पर ये काम कर रहे थे कहाँ पर, हॉलैंड के अंदर। हॉलैंड में काम कर रहे थे किस चीज़ के ऊपर, यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर। और अब आप समझ गए होंगे यूरेनियम का इस्तेमाल किस में किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और यूरेनियम को एनरिच किया जाता है। मतलब एक यूरेनियम की, अभी मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा एनरिचमेंट क्या होता है। यूरेनियम की एक कैटेगरी होती है, उसमें से एनरिच करके जो हमारे न्यूक्लियर वेपन में इस्तेमाल होता है उसको निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो यूरेनियम एनरिचमेंट इस इंसान को आ चुका था। अब होता क्या है, होता यह है कि पाकिस्तान के अंदर लगभग, मतलब पढ़ाई में इंसान सही था, तो पाकिस्तान देखता है कि हाँ भाई ये पढ़ने में अच्छा इंसान है, और इसको हम लोग पाकिस्तान के अंदर, मतलब ये स्कीम निकलती है कि हम लोग पढ़ने भेजेंगे बाहर। तो यहाँ पर इस इंसान को भी पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया। अब जब बाहर भेजा गया तो इसने तो अच्छे से वहाँ पे काम किया, अच्छे से यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन साथ ही साथ आप कह सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें इसने करी। वो यहाँ क्या क्या करी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसने क्या काम किया, जब इसको भेजा गया इसने पढ़ाई करी, जर्मन डच ट्रांसलेटर के तौर पर यहाँ पर काम किया। प्लस उसके बाद हुआ क्या कि
इसने वहीं से जहाँ से स्टडी करी वहीं से जो न्यूक्लियर वेपन्स है इसकी जो स्टडीज़ वगैरह है वो चोरी कर लिया, वो सब मामला यहाँ पर चोरी कर लिया कि किस प्रकार से हम लोग सेंट्रीफ्यूजेस के अंदर न्यूक्लियर जो यूरेनियम है उसका एनरिचमेंट करते हैं, सेंट्रीफ्यूजेस कैसे बनाए जाते हैं। तो इसने बनाना ये सारी चीज़ें सीख ली। अब सीखने के बाद इसने पाकिस्तान को कॉल किया। पाकिस्तान में उस समय पीएम थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, और वो उस समय पीएम चाहते थे कि हाँ भाई पाकिस्तान के पास अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम होना चाहिए। तो इसके बेसिस पर इनको वापस से पाकिस्तान बुलाया गया। तो ये इंसान वापस से पाकिस्तान आया, पाकिस्तान को सेंट्रीफ्यूजीज प्रोवाइड करवाए, यूरेनियम एनरिचमेंट के रास्ते पे चलाया। 1976 के अंदर इसने इंसान ने ज्वाइन कर ली थी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, इसको एक तरीके से कॉन्विक्ट किया गया, मतलब कि इसको दोषी माना गया डच के थ्रू, क्योंकि बोला गया, डच कोर्ट ने बताया कि भाई ये इंसान चोर है, इसने चोरी करी है, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स की चोरी करी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट की चोरी करी है जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में डिस्कशन है, प्लस उसके बाद यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में चर्चा है। तो इसने सब चोरी करके ये सीखा। सीखने के बाद पाकिस्तान को प्रोवाइड करवाया। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगने लगे, पाकिस्तान ने इसको हाउस अरेस्ट कर दिया। हाउस अरेस्ट कर दिया, यहाँ पे बोला कि आप घर के अंदर बंद रहोगे, घर के अंदर काफ़ी साल तक बंद रखा इसको। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया, लेकिन फिर भी घर के अंदर बंद हो या ना हो, पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर वेपन मिल रहा था। और उसके बाद पाकिस्तान ने इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए पाकिस्तान ने, आप कह सकते हो, अपना 1998 तक पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। तो ध्यान से सुनना, 1998 में पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। और पाकिस्तान ने जैसे न्यूक्लियर टेस्ट किया उसके बाद यहाँ पर अब्दुल कादिर खान को नवाजा बहुत सारे टाइटल से, जैसे निशान ए इम्तियाज़, मोहसिन ए पाकिस्तान, ऐसे ऐसे टाइटल से नवाजा गया। तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है आपको, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। एक चीज़ यहाँ पर ये बोली गई है कि जो पाकिस्तान है इसके पास जैसे ही यहाँ पर ये न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पता चला, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में ये जो अब्दुल कादिर खान है इसको पता चल गया था। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें इन्होंने और क्या क्या देखा, इसमें यहाँ पर ये पता चला कि इसने सेंट्रीफ्यूजीज वगैरह को कैसे बनाते हैं वो भी सब यहाँ पर सीख लिया है। सीखने के बाद इस इंसान ने क्या करा, इस इंसान ने ये टेक्नोलॉजी बेचनी चालू कर दी। ईरान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपीज़ में यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी बेची है। ईरान के साथ साथ ये जो हांगकांग वाला, सॉरी हांगकांग कह रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया वाला जो रीजन है इसको बेची है। नॉर्थ कोरिया से बदले में यहाँ पर इन्होंने मिसाइल लिया और नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी दी। तो मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज़ को ये न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी पहुँचाई है और आप देख पाओगे इसी वजह से इसके ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लगे गए। उसके बाद क्या बोला गया, देखो उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया पाकिस्तान के पूरे सिनेरियो के बारे में, इस इंसान के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया। इनफैक्ट लिबिया को भी यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी इसी इंसान ने प्रोवाइड करवाई थी। नाउ क्वेश्चन ये है कि अभी हम लोग भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान के बारे में पढ़ लें। भारत क्योंकि इससे डेफिनेटली बहुत आगे है, क्योंकि इसने करा, पाकिस्तान ने कब 1998 में अपना जो है एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन है उसको टेस्ट किया था, लेकिन भारत ने बहुत पहले कर लिया था इससे। तो भारत ने, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे एग्जैक्टली मई का महीना था, 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरान के अंदर, जिसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। स्माइलिंग बुद्धा पहला न्यूक्लियर टेस्ट का नाम था, इसके बारे में ध्यान रखना है। 1998 में 5 और न्यूक्लियर टेस्ट करे गए, इन सबको कंडक्ट किया गया पोखरान सीरीज़ 2 के तौर पर देखने को मिला था। ये सारे टेस्ट जो भी हुए थे ये सब कहलाते थे ऑपरेशन शक्ति, ओके। उसके बाद साल 2003 में भारत ने अडॉप्ट कर लिया था न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को। अभी डॉक्ट्रिन क्या था, भारत ने बोला कि हम लोग इस न्यूक्लियर वेपन, देखो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका है, हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन हम इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ऐसे फालतू में इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लस भारत ने ये बोला कि अगर कोई कंट्री हमारी टेरिटरी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगी तो उसके रिटेलिएशन में, उसके बदले में हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर भी न्यूक्लियर अटैक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट आ चुका था, इंडिया विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स ओनली इन रिटेलिएशन अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक ऑन इट्स टेरिटरी। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। मैंने AQ खान के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं, डेथ कैसे हुई ये सब चीज़ें यहाँ पे देख लिए, क्या काम था ये भी आप लोगों ने देख लिया, क्या क्या किया गया मैंने आपको बताया। ईरान, लिबिया, नॉर्थ कोरिया को ये पूरी की पूरी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई हैं। ये मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, कहाँ कहाँ से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गेन करी, किस प्रकार से यहाँ पे चोरी करी, और आज के टाइम पर ये न्यूक्लियर एनर्जी को फैला दिया है सब जगह पर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल यहाँ पर बात करता है आ शैडो फॉरेन पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मतलब क्या है, देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज होता है और कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि भारत को ये वाली फॉरेन पॉलिसी अपनानी चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है, देखते हैं वो प्राइम मिनिस्टर अपनाता है या नहीं अपनाता है। तो इसी प्रकार से
पहली बार एक डॉक्यूमेंट निकल कर आया है, कहाँ से? सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से। अब यहाँ पर इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया है ये भी भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में दिया है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे मेंटेन करके चल सकता है। और इस डॉक्यूमेंट का नाम है इंडिया पाथ टू पावर स्ट्रेटजी इन अ वर्ल्ड अड्रिफ्ट करके यहाँ पर इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट है इसका नाम दिया गया है। और यहाँ पर अब इसको ऑथर क्या है, मतलब इसको लिखा गया है 8 वेल नोन स्ट्रेटजिस्ट और थिंकर्स के द्वारा। साल 2012 में इसी प्रकार का आप कह सकते हो कि बहुत सारे सेम ऑथर से इन्होंने एक और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट 2.0। ठीक है, ये भी यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी सारे चेंजेस को लेकर भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है या नहीं करती है। लेकिन होता क्या है, चलो पहले की बात 2012 की बात खत्म करते हैं, हम बात करते हैं इस बार की। तो इस बार ये नई डॉक्यूमेंट ये देखने को मिली है, इसका नाम आपको ये पता चल गया है, ये बात बताएगी कि भारत को कैसी फॉरेन पॉलिसीज लेकर चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे हमारी जो सरकार है यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार कब आई थी? साल 2014 में। ठीक है, साल 2014 में आई। उनके बाद यहाँ पर इन्होंने अपने सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया, बहुत सारा अटेंशन दिया, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन किया। देखो रिपोर्ट यहाँ पर ये भी बताती है, ऑथर भी बोलते हैं हमारी मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारी फॉरेन पॉलिसीज़ को अच्छे से मेंटेन तो किया है। ठीक है, पैंडेमिक वर्ल्ड के बाद आप देख पाओगे पोस्ट पैंडेमिक के बाद भी काफ़ी कुछ चीज़ें मेंटेन करी हैं। लेकिन बात करें आज के टाइम पर हमारे बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे हैं, रिलेशन ख़राब भी हुए हैं, कब खराब हुए हैं वो भी बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो फर्स्ट टर्म था मोदी जी का, मोदी गवर्नमेंट का फर्स्ट टर्म था, इन्होंने फोकस रखा किसके ऊपर? फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम लोग अपने रिलेशन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं इसके ऊपर प्रॉपरली फोकस किया गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कैसे फोकस किया कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो भी क्राइसिस चलते थे, जो भी कंट्री के अंदर डिफिकल्टी सिचुएशन चलती थी, किसी कंट्री के अंदर परेशानियां चल रही हैं, उन परेशानियों में काफ़ी मदद करी है हमारे कंट्री ने उस समय पर। तो उस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते हुए नजर आए। इंडिया यूएस के रिलेशन तो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर पहुंचे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। इंडिया यूएस का जो एंगेजमेंट है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत बढ़ चुका है। चाइना के साथ हमारा एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हालांकि चाइना के साथ रिलेशन आज के टाइम पर खराब चल रहे हैं, लेकिन एक टाइम पर चाइना के साथ रिलेशन काफ़ी बढ़ चुके थे। इसराइल के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, मैंने आपको इसराइल के साथ रिलेशन अभी ही समझाए हैं। उसके बाद अरब कंट्रीज़ के साथ भी आज के टाइम पर भारत के रिलेशन काफ़ी बेहतरीन हो चुके हैं। लेकिन रिलेशन ख़राब भी हुए हैं, रिलेशन बीच में ख़राब हुए हैं। कब ख़राब हुए हैं? जब मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। कौन कौन से? आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद जो फार्मिंग रेगुलेशंस है यानी कि जो फार्म बिल्स हैं वो आए। अब यहाँ पर ये 3 मेजर स्टेप्स हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो इंडिया से नाराज़ हुई। बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भारत के ऊपर क्वेश्चन उठाया कि भारत की जो डेमोक्रेसी है, एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का वोलेशन हो रहा है, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी है भी या नहीं है, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी। इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया। मतलब रिलेशन काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ खराब हुए हैं। वो किस चीज़ों की वजह से हुए हैं? जो डोमेस्टिकली हमारे कंट्री के द्वारा स्टेप उठाए गए, उस स्टेप की वजह से। उसके बाद बोला गया आज के टाइम पर चाइना का बहुत ज़्यादा इंकर्जन देखने को मिलेगा लद्दाख वाले रीजन के अंदर। आपको मालूम है चाइना का एक बहुत बड़ा एक तरीके से इन्फ्लुएंस चाइना चाहता है बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर कब्जा करना। चाइना का बार बार मतलब घुसने की कोशिश करता है लद्दाख वाले रीजन के अंदर। हालांकि यहाँ पर भगा देते हैं इंडिया के लोग, लेकिन फिर भी आप देख पाओगे ऐसी चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिलती हैं। और पैंडेमिक की वजह से, पैंडेमिक के बाद ना जो चाइना और इंडिया के रिलेशन है वो तो और ज़्यादा आपको ख़राब देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर मैंशन किया गया। अब यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें बताई हैं, देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि आपने क्या करना है। ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट यहाँ पर ये रिपोर्ट के अंदर और क्या क्या बताएगा। रिपोर्ट के अंदर बोला है कि आपने क्या करना है। सबसे पहली बात, आपके अंदर जो फॉरेन पॉलिसीज़ है, देखो फॉरेन पॉलिसीज़ हमारी सही चली, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर भी कहीं कहीं पर लूप होल्स हैं, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इंडिया के अंदर आप देख पाओगे क्या बोला गया कि हमारे जो रिलेशंस है फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर वो लगातार इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट ये बोलता है, इन अदर वर्ड्स द फाइंडिंग इज दैट डोमेस्टिक इशू हैव इम्पैक्टेड फॉरेन पॉलिसी। मतलब कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक तरीके से इम्पैक्ट किसने डाला है, फॉरेन पॉलिसी को खराब किसने किया है, जो हमारे दूसरे रिलेशंस के साथ कंट्री है उसको खराब किसने किया है, उसको खराब किया है डोमेस्टिक इश्यूज़ ने। डोमेस्टिक मतलब हमारे कंट्री के अंदर जो विवाद चल रहे हैं, जैसे कि हमने देखा आर्टिकल 370 वाला देखने को मिला, फार्म लॉज वाला देखने को मिला। उसके बाद आप देख पाओगे और भी बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स देखने को मिले हैं।
तो वो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं बेसिकली अभी यहाँ पर आप देख पाओगे कंट्री के अंदर देखने को मिले हैं, और उसकी वजह से जो रिलेशंस है वो काफ़ी हद तक खराब देखने को मिले। तो आपको डोमेस्टिकली मतलब अपने कंट्री के अंदर सिचुएशन को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर फॉरेन पॉलिसीज़ को भी और अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। ये एक छोटा सा लूप होल देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बोला कि देखो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के बहुत सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या है, भारत आज के टाइम पर क्या कर सकता है। भारत को सजेशन दिया है इस रिपोर्ट ने, सजेशन ये दिया कि सार्क जो कंट्रीज़ है, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इस वाले रीजन को आपको थोड़ा सा रिवाइव करना पड़ेगा। ये जो बॉडी है ना बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो ये एक ऐसा लग रहा है कि मर सी गई है, मतलब ये वाली ऑर्गेनाइजेशन मर सी गई है, तो इसको वापस से जीवित करना पड़ेगा, इसको आप लोग वापस से उगाओ। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप आप देख पाओगे, ये जो RCEP जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको भारत एक तरीके से विड्रॉ कर चुका है। भारत इसमें से बाहर निकल चुका था पिछले साल, तो ये भी एक बहुत गलत स्टेप देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। भारत क्यों निकला था बाहर, आपको मालूम होगा, भारत ने बोला था जो भी ईस्टर्न साइड में कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ आपको लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ये सारी कंट्रीज़ देखने को मिली थी। भारत ने बोला था हम इन कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, मतलब ये कंट्रीज़ फ्रीली हमारे कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट वगैरह कर सकती हैं, ठीक है, बिना किसी ड्यूटीज़ के एक्सपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन इसके अंदर चाइना भी आ चुका था। अब यहाँ पर भारत इसी चक्कर में बाहर निकल गया कि चाइना हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी सारा भरकर सामान एक्सपोर्ट ना कर दे, क्योंकि हम यहाँ पर ड्यूटीज़ वगैरह नहीं लगाएंगे, तो इसकी वजह से भारत इससे बाहर निकल चुका था। तो यहाँ पर बोला गया भारत को इसको वापस से रिवाइव करना चाहिए, मतलब सार्क ग्रुप को, साथ ही साथ रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ग्रो करना चाहिए। भारत को अपना जो एशिया पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ पर अपने इकोनॉमिक कॉपरेशन करके रखनी चाहिए, तो ये यहाँ पर बोला गया है। और इंडिया US चाइना ट्रायंगल के बारे में आपको पता ही है, रिपोर्ट ने बोला एक सजेशन ये दिया है कि इंडिया को अपने बेटर रिलेशन रखने होंगे चाइना के साथ और US के साथ, लेकिन इंडिविजुअली। ऐसा नहीं है कि आप ट्राइलेटरल ग्रुप में चलोगे। अगर आप तीनों को साथ में लेकर चलोगे, इंडिया चाइना US, अगर तीनों साथ में चलते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना एक हो जाने वाले हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली अपने रिलेशंस मेंटेन करने पड़ेंगे। इंडिया के साथ US के रिलेशन अलग लेकर चलने पड़ेंगे, भारत को चाइना के साथ रिलेशंस अपने अलग लेकर चलने पड़ेंगे, ये यहाँ पे बोला गया। साथ ही साथ इस रिपोर्ट ने और चीज़ें बताई कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। भारत का जो एनवायरमेंटल है, एक तरीके से एक्सटर्नल एनवायरमेंटल है, आपको एनवायरमेंट पॉलिटिकली देखने को मिलेगा, उसके अंदर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। भारत के अंदर आपको इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा टैकल करना पड़ेगा हम लोग को, उस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन हम लोग कर सकते हैं बातचीत करके, तो ये यहाँ पर बोला गया। उसके साथ साथ यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया कि बहुत सारे इशूज़ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इशूज़ कौन कौन से, जैसे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हो गया, स्पेस साइबर स्पेस हो गया, उसके बाद इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गया, इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ये सारे इश्यूज़ हम लोग लेकर आ सकते हैं और इनमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर भारत को एक तरीके से ग्रोथ की तरफ लेकर आ सकते हैं। तो भारत को अपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ये यहाँ पर रिपोर्ट सजेस्ट करती है। और उसके साथ साथ अपने जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया नीड्स अ कास्ट काउंट। अभी आपको मालूम है क्या बोला गया है, सेंसस के बारे में चर्चा की गई है। सेंसस मतलब जनगणना, ठीक है, हर 10 साल में जनगणना होती है, आपको मालूम होगा इसके बारे में। अब इस आर्टिकल में क्या क्या बोला गया, इस आर्टिकल में बोला गया, देखो हमारे संविधान के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, किस चीज़ को लेकर, राइट्स को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर। आर्टिकल 17 बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब जो अनटचेबिलिटी है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। आर्टिकल 23 देता है हमें प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स का जो ट्रैफिक होता है या फिर ज़बरदस्ती लेबर कैटेगरी के अंदर डाला जाता है, तो फोर्स लेबर को मना करता है। आर्टिकल 24 यहाँ पर चाइल्ड लेबर को मना करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, हमारे संविधान के अंदर लॉज हैं, वो कहीं ना कहीं आप देख पाओगे मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट में काम करता है, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इस चीज़ के ऊपर हमारा संविधान पूरी तरह से फोकस रखता है। प्लस यहाँ पर क्या बोला गया, हमारा जो पार्ट आपको ये 14 देखने को मिलेगा। पार्ट 14 क्या बताता है, पार्ट 14 स्पेशल प्रोविजन देता है शेड्यूल कास्ट वाले लोगों को, शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोगों को। आपको मालूम होगा ST कैटेगरी अलग है, SC कैटेगरी अलग है, OBC कैटेगरीज अलग अलग यहाँ पर ये कैटेगरीज दी गई हैं, ठीक है, कास्ट के बेसिस पर यहाँ पर एक कैटेगरीज दी गई, ये बोला गया। और जो ये रिजर्वेशन सिस्टम है ये हर 10 साल में एंड होना था, मतलब 10 साल में एंड होना था, बोला गया था कि 10 साल में एंड कर देंगे इसको, आगे से रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या,
संविधान ने वापस इसको बढ़ाया आगे, हर मतलब आप कह सकते हो 10 साल के लिए एक्सटेंड किया, फिर उसके बाद आगे और बढ़ाया और आगे फिर से बढ़ा दिया गया है। तो अभी यहाँ पर आप देख पाओगे हर 10 साल के लिए यहाँ पे लगातार हम लोग इन कास्ट सिस्टम को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आर्टिकल 335 प्रोवाइड करवाता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का सिस्टम आर्टिकल 335 के अंदर देखने को मिलेगा, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, सब के लिए। तो यहाँ पर आर्टिकल 335 के अंदर रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा संविधान है वो प्रोवाइड करवाता है इकोनॉमिक और सोशल फिलिप दोनों, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो जो वीकर सेक्शन वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पर काफ़ी कुछ प्रोवाइड किया गया है। कैसे प्रोवाइड किया गया है आपको मैं आगे अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा, फिर 1990 में एक और स्टेप लिया जाता है हमारे जो एक तरीके से लगभग उस समय जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वीपी सिंह जी, इनके थ्रू एक और स्टेप उठाया गया था। वो ये था कि मंडल कमीशन रिपोर्ट तैयार की जाए। मतलब कि यहाँ पर आप देख पाओगे अभी तक क्या है, एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन जो ओबीसी वाले कैटेगरीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। तो मंडल कमीशन एक बैठाई गई थी, ये कमीशन ने अपनी रिपोर्ट डाली थी और इसी कमीशन की जो रिपोर्ट है इसने लगभग यहाँ पर 27% रिजर्वेशन देने की बात की थी कि यहाँ पर ओबीसी को हम लोग 27% रिजर्वेशन देंगे और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको 10% का रिजर्वेशन देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 27% रिजर्वेशन ओबीसी को देने के लिए तो मान गया था, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% नहीं देने को कहा, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो ये पूरा का पूरा कोटा सिस्टम है ये कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा था। तो इसके बेसिस पर एक वापस से केस होता है। केस कौन सा है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके, ठीक है। तो इंदिरा साहनी जजमेंट आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपने जाना होगा कि जो कोटा होता है, मतलब इस केस में बोला गया कि आपका जो रिजर्वेशन है वो मैक्सिमम 50% होगा, 50% से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा, ये बताया गया था। तो इसमें यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट भी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी है और प्लस उसके बाद आपको ओबीसी कैटेगरीज भी देखने को मिल पाएंगी। लेकिन इसमें यहाँ पर फिर से इसी चीज़ को देखते हुए लगभग मैंने आपको बताया ना अभी, जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला, मंडल कमीशन ने क्या करा था, मंडल कमीशन ने ओबीसी वाले को लेकर यहां पर क्या किया, अपना 27% का रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन दी थी। साथ ही साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% कोटा देना चाहिए, इसकी भी रिकमेंडेशन दी थी मंडल कमीशन ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, ओबीसी वाले को अप्रूव कर दिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले को अप्रूव नहीं किया था, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। यह आप लोग को मालूम होना चाहिए क्योंकि यहां पर बोला, इंदिरा साहनी जजमेंट आ गया था और इंदिरा साहनी जजमेंट ने बोला कि मैक्सिमम 50% तक आप रिजर्वेशन कर सकते हो। ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। तो आज के टाइम पर आप लोग को मालूम होगा जो टोटल यहाँ पर एक लिमिट है 50% तक की रिजर्वेशन की, आप 50% तक रिजर्वेशन दे सकते हो, ऐसा यहाँ पर बताया गया था। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए आज के टाइम पर ज़रूरत है हमें कास्ट सेंसस की, जो जनगणना होती है, जनगणना हर 10 साल में कंडक्ट होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर 2021 के अंदर नई जनगणना आनी, क्योंकि आखिरी जनगणना 2011 के अंदर हुई थी। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक हमें डिमांड है कास्ट सेंसस की, कास्ट के बेसिस पर यहाँ पर एक तरीके से सेंसस होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पता लगा सकें कौन कौन लोग हैं, ठीक है। और उन लोगों के बेसिस पर हम लोग जो भी एक तरीके से फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, एक तरीके से जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह हैं, वो हम लोग उनको प्रोवाइड करवा सकें, ये यहाँ पर इनके द्वारा कहना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये देखने को मिल जाएंगी। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इस आर्टिकल के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मंडल कमीशन, सब आप दोबारा पढ़ने वाले हो, सब पॉलिटी के अंदर मेंशन्ड है, सब यहाँ पे चीज़ें आपको फंडामेंटल राइट जब आप पढ़ोगे तो आपको मेंशन्ड वहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आज का नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट एडिटोरियल बात करता है इंप्रूविंग लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग के बारे में। देखो यहाँ पर क्या है, जो लाइफ स्टॉक है यानी कि जो भी हमारी गाय भैंस है, ठीक है, जो भी एक तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोग को दे रही हैं, तो लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, इनकी ब्रीडिंग को बढ़ा सकते हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर बोला गया जो स्कीम्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर सकती हैं, इससे भारत का जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो ग्रो हो सकता है। अब यहाँ पर भारत की कौन कौन सी स्कीम की बात करी गई है, तो दो स्कीम है, एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन और दूसरा है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। तो ये दोनों स्कीम क्या है मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन तो ये है एक तरीके से, इसके अंदर आपको दो कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। ये एक नेशनल प्रोग्राम है जो कि काम करता है एक तरीके से जो बोविन ब्रीडिंग है, मतलब कि जो भी हमारे भैंस वगैरह, बैल वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इनकी ब्रीडिंग के ऊपर काम किया जाए और ब्रीडिंग के तौर पर आप कह सकते हो इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए। तो यहाँ पर ये मेन फोकस रखता है इसी चीज़ के ऊपर कि एक तरीके से नए नए जो एक तरीके से इंडिजीनियस ब्रीड है, हमारे भारत की जो ब्रीड्स हैं, ठीक है, उनको डेवलप किया जाए, उनको कंजर्व किया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जा सके और लगातार इंप्रूवमेंट प्रोग्राम लेकर
करा सकें, हम लोग अपने कैटल जो ब्रीड हैं इनको इंप्रूव करने के लिए, इनके जेनेटिक्स को इंप्रूव करने के लिए हम लोग लगातार नए नए प्रोग्राम्स लेकर आ सकें। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भैंस है, अगर उसके जेनेटिक्स और ज़्यादा अच्छे होंगे, जितने ज़्यादा अच्छे जेनेटिक्स होंगे वो मिल्क प्रोडक्शन उतना ज़्यादा करेगी, उतना ज़्यादा दूध देगी, प्रोडक्टिविटी उसके अंदर उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसकी ब्रीडिंग को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए, उसके जो जेनेटिक्स है उसको मेकअप करने के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक तरीके से ये मिशंस काम करते हैं। दूसरा मिशन क्या है? दूसरा मिशन नेशनल लाइव स्टॉक मिशन देखने को मिलेगा। आर्टिकल अगेन यहाँ पर जीएस पेपर 1 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसको लॉन्च किया गया था साल 2014-15 में। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये मेन फोकस रखा गया था कि हम लोग कैसे जो भी हमारी लाइव स्टॉक हैं उनका प्रोडक्शन सिस्टम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। मतलब ये जो भैंस है, गाय है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सकती है, इनको जेनेटिकली और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये यहाँ पर फोकस रखा गया था। तो ये जो मिशन है ये सब मिशन के मतलब अपने ऊपर छोटे छोटे मिशंस के ऊपर फोकस रखता था। जैसे कि हम लोग लाइव स्टॉक का डेवलपमेंट करेंगे और पिग का डेवलपमेंट करेंगे। जो पिग डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर वहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद जो चारा होता है उसको अच्छे से अच्छा किया जाएगा, चारा के अंदर इंप्रूवमेंट किया जाएगा ताकि जो भैंस है, गाय है, वो अच्छा दूध दे सके। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर नेशनल जो एक तरीके से लाइव स्टॉक मिशन है वो फोकस रखता है। तो इनका मेन फोकस यही है कि हमारी जो लाइव स्टॉक्स हैं वो अच्छे से ग्रो होती हुई नजर आए। और इसी चीज़ को देखते हुए जो पोल्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है ये भी आप मतलब जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, मैंने भी आपको इस मिशन के बारे में बताया था ना, इस मिशन के अंदर ही यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है कि यहाँ पर एक तरीके से जो लोग हैं, जो फार्म है, एक तरीके से वो जो फार्म है वो एक तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको ये जो जानवर हैं इनको पाल सकते हैं, इनके रिगार्डिंग अच्छे अच्छे स्टेप्स उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इनके ब्रीड्स को, इनके जेनेटिक्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनके जेनेटिक्स इंप्रूव होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन या फिर इन लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, इनकम जनरेशन भी काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा। तो ये जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है ये कहीं ना कहीं कैपिटल सब्सिडी देता है लगभग 25 लाख रुपए की। अगर आपको एक फार्म, एक बड़ा सा फार्म ओपन करना है तो उसमें आपको 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। और यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी है फार्म की वो लगभग आप 1000 चिक तक, यहाँ पर 1000 चिक को पाल सकते हो। इस मॉडल के अंदर यहाँ पर बोला गया है कि लगभग 5000 अंडे डेली बेसिस पर एक्सपेक्टेड रहेंगे कि इतना प्रोडक्शन हुआ करेगा। ठीक है, और आप कह सकते हो कि इससे हम लोग चिक्स को पालते रहेंगे और एग्स का प्रोडक्शन होगा। इससे क्या होगा, लोकल फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसी सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी इस स्कीम के अंदर। और वो स्कीम यहाँ पर आप कह सकते हो प्रोवाइड जो करवाई जाएगी बेसिकली वो अलग अलग सेक्टर के अंदर, जैसे लाइव स्टॉक के अंदर, ये तो हमने चिक की बात करी, उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे गोट हैं और या फिर आप कह सकते हो जो हमारी बफलो हो गई, काव हो गया, इनके लिए भी यहाँ पर ये स्कीम्स प्रोवाइड करवाने की बात की है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि किस प्रकार से हम लोग अपने लाइव स्टॉक के ऊपर काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 50% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, 30 लाख रुपए तक यहाँ पर ईच एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पर ये सब्सिडी देने वाले हैं। ब्रीडर फार्म्स के लिए जहाँ पर एक तरीके से ब्रीड्स के ऊपर काम किया जाएगा। पिग्स के लिए यहाँ पर ये लाया गया है, मैंने आपको बताया अलग अलग जानवरों के लिए यहाँ पर लाया गया है कि उनका डेवलपमेंट होगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा ओवरऑल जो लाइव स्टॉक सिस्टम है, हमारा जो ओवरऑल आपको ये पूरा का पूरा लाइव स्टॉक एक तरीके से पूरा का पूरा एरिया देखने को मिलेगा, इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, इसके अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर ये स्कीम बताती है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। उसके बाद आज का डेटा पॉइंट है, डेटा पॉइंट के अंदर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2021 वाला, उसके बारे में चर्चा की गई है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स मैं कल ही आपको पढ़ा चुका हूँ काफ़ी हद तक डिटेल में, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। और ये सारे नोट्स आपको कल वाले भी मिल जाएंगे, कल मैंने आपको डिटेल में समझाया, तो वहाँ से आप लोग इसको कवर कर सकते हो, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इस आर्टिकल में जैसे हमने अभी कवर किया है, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ। आज के टाइम पर अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन जो इंडियंस हैं वो कहीं ना कहीं लाइव स्टॉक फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेंगे। और 100 मिलियन डेयरी फार्मर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे फार्मर्स फोकस करते हैं इस पूरे के पूरे डेयरी सेक्टर के ऊपर। और जो भी यहाँ पर पोल्ट्री हो गया, बफलो, शीप, गोट, पिगरीज, इनके इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये अगर ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर फार्मर्स की इनकम भी जनरेट होती हुई नजर आएगी, फार्मर्स की इनकम भी ग्रो होती हुई नजर आएगी। तो आप इसके रिगार्डिंग एक एंटरप्रेन्योरशिप अवेलेबल करवा सकते हो। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योरशिप आगे लेकर चल सकते हो, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को लेकर आ सकते हो। एंटरप्रेन्योर यहाँ पर एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अरेंजमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डेवलप होंगी, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट होगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।